जो भी होता है घटनाक्रम वो रचता स्वयं विधाता है। कि जो भी होता है घटनाक्रम वो रचता स्वयं विधाता है। आज मिले जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के कुछ बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी सेट में ज़रूर पूछे जाएंगे। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो दोस्तों, इसका जो एक पहला पार्ट था मैंने वो बढ़ा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, उसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, दो क्वेश्चन मैंने, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिया है और बाकी सभी क्वेश्चन दोस्तों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। यानी कि वो सीधे सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 5 नंबर में पूछे जाएंगे। और दोस्तों, सभी क्वेश्चन को मैं बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है भूरूढ़ कोश क्या होता है। ठीक है, तो बीजांडकाय के मध्य में एक थैली जैसी संरचना होती है जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। दोस्तों, जो मैंने कल का वीडियो आपको दिया था, ठीक है, उसमें मैंने दोस्तों भ्रूण कोश जो होता है उसको बहुत ही डिटेल से चित्र के माध्यम से समझा दिया था। तो बीजांडकाय के मध्य में एक थैली जैसी संरचना होती है। ठीक है, यह होता है बीजांडकाय और इसी के मध्य में एक थैली जैसी संरचना होती है जिसमें 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं होती हैं। उसी को बोलते हैं भ्रूण कोश। ठीक है, अगला दोस्तों है विपुंसन क्या होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2022 में पूछा गया था। ठीक है, तो विपुंसन क्या होता है। एक द्विलिंगी पुष्प की कली अवस्था में परागकोश को काटकर अलग करने की प्रक्रिया विपुंसन कहलाती है। यानी कि अगर कोई द्विलिंगी पुष्प है, ठीक है, द्विलिंगी मतलब क्या हुआ, तो उसमें नर के भाग और मादा भाग दोनों होते हैं, उसी को बोलते हैं द्विलिंगी। एक लिंगी मतलब क्या होता है, तो जिसमें केवल जो नर भाग होता है या मादा भाग। तो एक लिंगी जिसमें एक लिंग हो उसे एक लिंगी, और जिसमें दो लिंग विद्यमान हो, ठीक है, उसमें नर के भी गुण हो मादा के भी गुण हो, तो उसी को बोलते हैं द्विलिंगी। तो जब एक द्विलिंगी पुष्प की, अगर कोई द्विलिंगी पुष्प है वो जब कली अवस्था में है, ठीक है, वो दोस्तों वो कली जब बना हुआ होता है, तो अगर हम उसके परागकोश को काट कर अलग कर देते हैं तो उसी क्रिया को हम विपुंसन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है गुरु बीजाणु जनन, यहाँ आप लिख लीजिएगा जनन। ठीक है, गुरु बीजाणु जनन अथवा मादा युग्मोद्भिद पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछ लेगा गुरु बीजाणु जनन, यह पूछेगा मादा युग्मकोद्भिद क्या होता है, इस पर आप टिप्पणी लिखिए। तो गुरु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी कि जब गुरु बीजाणु बनते हैं तो उसी की प्रक्रिया को हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। दोस्तों, ये तो सिंपल सा था, आसान था। अब हम चलिए इसका विकास कैसे होता है इस पर आपको टिप्पणी लिखना है, 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से चित्र के माध्यम से बता दे रहा हूँ। हम समझ लेते हैं कि मादा युग्मोद्भिद या गुरु बीजाणु का विकास कैसे होता है। इसको मैं दोस्तों आपको चित्र के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका 5 नंबर बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो सक्रिय गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद बनते हैं। आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि गुरु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो बहुत सारे गुरु बीजाणु बन जाते हैं, लेकिन उनमें से जो सक्रिय गुरु बीजाणु होते हैं उनसे मादा युग्मकोद्भिद बनते हैं। ठीक है, इतना हो गया दोस्तों। और जब क्या बनते हैं, मादा युग्मकोद्भिद बनते हैं तो उसमें क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका गुरु बीजाणु का मादा युग्मकोद्भिद। इसमें एक क्या होगा, केंद्रक होगा, सभी में केंद्रक होता है। तो इस केंद्रक में, ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, 3 बार
निषेचन होता है। यानी कि दोस्तों 3 बार निषेचन यहाँ पर ना होगा, यहाँ पर होगा 3 बार विभाजन। ठीक है दोस्तों, ये जो केंद्रक है इसमें 3 बार क्या होगा, विभाजन होगा। ठीक है, तो एक केंद्रक है, जब एक बार विभाजन होगा तो ये 2 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जब दूसरी बार होगा तो ये 4 बन जाएगा, और जब ये तीसरी बार होगा तो 8 केंद्रक टोटल बन जाएंगे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि कितनी बार होता है विभाजन, तो 3 बार होता है, और 3 बार होने के बाद में कितने केंद्रक बनते हैं, तो 8 केंद्रक बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछ लेता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, 8 जो केंद्रक है वो बन गए हैं। ठीक है, 8 केंद्रक में से दोस्तों 3 केंद्रक ऊपर रह जाते हैं, 2 केंद्रक मध्य में चले जाते हैं, और 3 केंद्रक नीचे चले जाते हैं। ठीक है, 8 केंद्रक टोटल हैं, 3 केंद्रक ऊपर, 3 केंद्रक नीचे, और 2 केंद्रक दोस्तों मध्य में होते हैं। ठीक है, और कुछ समय के पश्चात इन केंद्रक के चारों ओर दोस्तों भित्ति लग जाती है, और लगने के बाद में ये भ्रूण कोश बन जाता है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं इसका नाम क्या क्या होता है। तो जो ऊपर 3 केंद्रक होते हैं, 3 कोशिकाएं होती हैं, उसका नाम होता है प्रतिमुखी कोशिका। ठीक है, जो नीचे 3 होते हैं उन्हें बोलते हैं अंड कोशिका, और मध्य में दोस्तों 2 होता है। ये 3 कहाँ आ गया, तो मध्य में क्या होता है दोस्तों, तो मध्य में 2 होता है, और इसका नाम होता है केंद्रकीय कोशिका। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि ऊपर 3 प्रतिमुखी कोशिका, नीचे 3 अंड कोशिका, बीच वाले को बोलेंगे अंड कोशिका, और ये दोनों सहायता कर रहे हैं तो इन दोनों को बोलते हैं सहायक कोशिका। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये सहायता कर रहे हैं, ये बीच में है, और दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा समुच्चय कोशिका। ठीक है, और दोस्तों मध्य वाले को बोलते हैं, मध्य यानी केंद्र में, तो केंद्र वाले को बोलते हैं केंद्रीय कोशिका। ठीक है, टोटल दोस्तों 8 केंद्रक हैं, 3, 3, 6 और 2, 8, तो 8 केंद्रक होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 और 3 6 यानी 6 हो गया, और यहाँ एक ही में पूरा आ गया है, तो 6 और 7 1, तो 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा, एक बार आप यहाँ पर फिर से देख लीजिए। ठीक है, एक केंद्रक में 3 बार विभाजन होता है, उसके बाद में 8 केंद्रक बनते हैं, 8 केंद्रक जो होते हैं। ठीक है, 3 ऊपर 3 नीचे और 2 बीच में चले जाते हैं, भित्ति लग जाती है, लगने के बाद में 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है, आपको रटना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जो प्रोसेस मैंने यहाँ पर आपको समझाया है, जो जो क्रियाएं यहाँ पर हुई हैं, उन्हीं क्रियाओं को आपको लिख देना है, और बाकी आपको कुछ फालतू की चीज़ों को आपको नहीं लिखना है। ठीक है, आपका 5 नंबर दोस्तों इसी में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आसान है लेकिन इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। परागण क्या होता है? ठीक है, पुष्प के पराग कोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। यानी कि दोस्तों कोई पुष्प है, कोई फूल है, फूल के या पुष्प के पराग कोश से जब परागकण निकलकर कहाँ पहुँचते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम परागण कहते हैं। अगला टॉपिक है परागण के प्रकार। परागण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, स्व मतलब होता है अपने, तो जब परागकण अपने पौधे या उसी पुष्प या अपने पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसी को स्वपरागण, और जब वह किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसी को हम परपरागण कहते हैं। तो लिखा है कि परागकण जब उसी पौधे के पुष्प या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। यानी दोस्तों मान लीजिए ये कोई पौधा है, ठीक है, ये कोई पौधा है, इस पौधे का जब परागकण निकले और निकलने के बाद में इसी पौधे में रह जाए, इसी पौधे के वर्तिकाग्र पर रह जाए, तो उसी को बोलते हैं स्वपरागण। ठीक है, और जब किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे बोलते हैं परपरागण। यानी कि जब उसी पे रहेगा तो स्वपरागण और दूसरे पे जाएगा तो परपरागण। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा कि जब उसी पुष्प में जाएगा तो स्वयुग्मन, और जब किसी दूसरे पुष्प में जाएगा तो सजात पुष्पी परागण कहते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि परागण क्या होता है, परागण के प्रकार को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं
परपरागण के प्रकार। दोस्तों परपरागण के अनेकों प्रकार होते हैं। आप पहला समझ लीजिए वायु परागण, ठीक है। एक होता है जल परागण, एक होता है पक्षी परागण, एक होता है कीट परागण, ठीक है। तो जब वायु के द्वारा परागण हो तो उसे वायु परागण, जल के द्वारा हो तो जल परागण, कोई कीट लेकर चले जाए तो कीट परागण, और कोई पक्षी लेकर जाए तो उसे हम पक्षी परागण कहते हैं। दोस्तों जल परागण कैसे होता है, तो कोई क्या है परागकण है, परागकण है, ठीक है। जब वो निकल जाए और पानी के माध्यम से, ठीक है, बाढ़ में बहकर कहाँ पहुँच जाए, किसी दूसरे अलग पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुँच जाए तो उसी को बोलते हैं हम जल परागण, ठीक है। और पक्षी भी आप देखेंगे, जो पक्षियाँ होती हैं वो परागकण को ले जाती हैं खेतों में, इधर उधर डाल देती हैं, वहाँ पर खेतों में एक नए जो पौधा होता है वो उग जाता है, ठीक है। तो वो होता है वायु परागण, जल परागण, ठीक। इस तरह से अनेकों प्रकार के परागण होते हैं। अब हम समझ लेते हैं पर परागण के लाभ, यानी कि जो पर परागण होता है इसके कौन कौन से लाभ होते हैं। तो पहला लाभ है इससे बने फल बड़े स्वादिष्ट होते हैं, ठीक है। इनसे जो बने फल होते हैं वो बड़े होते हैं, स्वादिष्ट भी होते हैं, ठीक है। सेकंड लाभ है बीजों की संख्या अधिक होती है, यानी कि पर परागण के द्वारा जो पौधे प्राप्त होते हैं, ठीक है, उनसे जो बीज होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होते हैं। अगला है इस क्रिया से स्वयं नई जातियाँ उग जाती हैं, यानी कि दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें स्वयं एक नई जातियाँ, एक नए पौधे उग जाते हैं। अगला है जो पौधे होते हैं, ठीक है, जो बीज होता है वह स्वच्छ एवं सक्षम होता है, ठीक है। ये खुद में अपने आप में क्या होते हैं, स्वच्छ होते हैं और सक्षम होते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कि पर परागण के क्या हानि होते हैं। तो पहला हानि है इन्हें दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए किसी पुष्प से कोश से परागकण निकला, निकलने के बाद में वो जमीन पे गिर गया, ठीक है। तो वैसे पड़ा रहेगा जब तक उसे या तो वायु या तो पानी के माध्यम से या कोई भी उसको उठाकर किसी वर्तिकाग्र पर ना डाल दे, तो इन्हें निर्भर रहना पड़ता है। अगला है बीज सदैव अशुद्ध होते हैं, ठीक है। इनसे जो बीज बनते हैं वो सदैव क्या होते हैं, संकर होते हैं, अशुद्ध होते हैं। अगला है समय पर उपलब्धता न होने पर अधिकांश पुष्प परागित होने से रह जाते हैं, यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए कोई जो परागकण है वो गिर गया और टाइम पर, ठीक है, वो वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, वो परागित नहीं होगा। तो ये थर्ड इसका हानि है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर हमारा अगला जो हेडिंग है भ्रूण पोष के प्रकार एवं कार्य, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों इम्पॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि भ्रूण पोष क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, इसका कार्य क्या होता है, आप लिखिए, ठीक है। तो भ्रूण कोष में होने वाले त्रिसंयोजन के बाद त्रिगुणित केंद्रक बनता है। भ्रूण कोष में दोस्तों क्या होता है, जब तीन जो केंद्रक होते हैं मिलते हैं तो जिसे हम क्या बोलते हैं, त्रिसंयोजन कहते हैं। उसके बाद में दोस्तों एक केंद्रक बनता है और यह केंद्रक या भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। तो अगला क्वेश्चन है भ्रूण कोष के प्रकार एवं कार्य, ठीक है। भ्रूण कोष में होने वाले त्रिसंयोजन के बाद त्रिगुणित केंद्रक बनता है। भ्रूण कोष में क्या होता है, तीन केंद्रक मिलते हैं और मिलने के बाद में एक त्रिगुणित केंद्रक बन जाता है, ठीक है। और ये काम क्या होता है इसका, तो यह भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था भ्रूण पोष क्या होता है। अब हम इसके प्रकार को अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों भ्रूणपोष तीन प्रकार का होता है। पहला है केंद्रकीय भ्रूणपोष, ठीक है। क्या है दोस्तों, केंद्रकीय भ्रूणपोष। ये रहा दोस्तों केंद्रकीय भ्रूणपोष का चित्र। अब दोस्तों इसमें आप क्या लिखना है, तो पहले इसमें केंद्रक बनते हैं, यानी कि आप लिखिएगा कि केंद्रकीय भ्रूणपोष वह होता है जिसमें पहले केंद्रक बनता है और बाद में कोशिका भित्ति बनती है। दोस्तों इसमें केवल आपको इतना याद रखना है कि केंद्रकीय भ्रूणपोष में पहले केंद्रक बनता है और बाद में कोशिका भित्ति बनती है, ठीक है। आप याद कैसे रखेंगे, तो केंद्रकीय में पहले क्या बनेगा, केंद्रक बनेगा, बाद में क्या बनेगी, कोशिका भित्ति बनेगी, ठीक है। उदाहरण दोस्तों पोलीपटेली वर्ग में होता है, यानी कि जो केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है वो
पोलीपटेली वर्ग में पाया जाता है और उदाहरण है कैप्सिला। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर अगला टाइप है कोशिकीय भ्रूणपोष। क्या दोस्तों? कोशिकीय भ्रूणपोष होगा यहाँ पे। ये रहा दोस्तों उसका चित्र। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे आप? तो कोशिकीय भ्रूणपोष ऐसा भ्रूणपोष होता है जिसमें केंद्रक के साथ साथ कोशिका भित्ति बनती है, यानी कि इसमें साथ में केंद्रक भी बनेगा और उसी के साथ में कोशिका भित्ति भी बनती है। ठीक है, उदाहरण है गेमोपटेली वर्ग में, यानी कि जो कोशिकीय भ्रूणपोष होता है वह गेमोपटेली वर्ग में पाया जाता है। उदाहरण के लिए है बिल्लारसिया। ठीक है, क्या दोस्तों? बिल्लारसिया कोशिकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके थर्ड टाइप पर। दोस्तों थर्ड टाइप है हिलोबियल भ्रूणपोष। दोस्तों ये रहा इसका चित्र। अब आपको इसमें क्या लिखना है मैं चलिए बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये आप लिखिएगा हिलोबियल भ्रूणपोष केवल 20% पौधों में पाया जाता है। ठीक है, इसमें सिर्फ केंद्रक बनता है, भित्ति नहीं बनती है, यानी कि यह केवल 20% पौधों में पाया जाता है। ठीक है, इसमें केवल केंद्रक बनता है, भित्ति नहीं बनती है। ठीक है दोस्तों, ये रहे इसके तीनों टाइप। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे से तीनों को समझ गए होंगे। अब यहाँ पर को दोस्तों बताना है कार्य, तो इसका काम क्या होता है दोस्तों? तो अब काम हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों इसका कार्य होता है पोषण प्रदान करना। पोषण प्रदान करना किसको? भ्रूण को पोषण प्रदान करना इसका काम होता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।